राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। 2024 का लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश और प्रदेश की निगाहें अब इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिसकी आप में रुचि है, जिसकी चर्चा आप और हम रोज अपने घर, परिवार, गांव और शहर में करते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आज बात करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट की। सोनीपत में लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसा चुनावी माहौल है, चुनाव को लेकर के पार्टी नेताओं की सियासी सरगर्मी कैसी है, देखिए हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। नमस्कार, किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आज हम मौजूद हैं सोनीपत में। सोनीपत एक ऐसी हॉट सीट बन चुकी है जिस पर कांग्रेस इस वक्त अभी भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बाकी दल भी अपने कैंडिडेट को आगे खड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत की असल लड़ाई है क्या? सवाल बड़ा दिलचस्प है। जब हम हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि पुरानी कांग्रेस की सीटें कही जाती थी, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी वहां पर काबिज रही। नए परिवर्तन की कयास में फिर से तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं और जनता भी सोनीपत की मौजूद है। उन तमाम पार्टी के लोग, समर्थक भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ जनता ही नहीं कहूंगा, वो अपनी बातों को कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसकी तलाश में वो रहते हैं। आज इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम जनता की आवाज भी सुनेंगे, सोनीपत के जो मुद्दे हैं उस पर विचार भी करेंगे और तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनसे उनके दावे की हकीकत समझेंगे कि आखिर किस आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं। मैं रूबरू कराता हूं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब यहां पर मौजूद है। बहुत स्वागत है गहलावत साहब आपका। हमारे साथ भूपेंद्र मलिक हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेजेपी के। अभी अभी आप लोगों का गठबंधन टूटा है, लेकिन साथ में आप लोग खड़े हैं, देख के अच्छा लगा। हमारे साथ इस वक्त कुणाल सिंह हैं, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देवेंद्र भाई हैं, देवेंद्र गौतम हैं, लोकसभा के प्रभारी भी यहां पर हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील कटारिया साहब। बहुत स्वागत है कटारिया साहब आपका। गहलावत साहब, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मेरा सवाल यह है कि वरिष्ठ लोगों को तो अपने कनिष्ठ लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। सोनीपत में, पूरे हरियाणा में आपने जेजेपी का साथ छोड़ दिया, ये क्या बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को अपनी राम राम और मोदी जी की राम राम देता हूं। फिर मैं आगे आपने जो सवाल खड़ा किया, देखिए हमारा जो गठबंधन हुआ था वो कोई प्री पोल अलायंस नहीं था। जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो देश की जनता और प्रदेश की जनता दोबारा से इलेक्शन का खर्चा उस पर ना पड़े, उन हालात में समझौता हुआ और समझौता अच्छी तरह से चला। लेकिन मैं, आप सारी देश प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से कुछ लोगों ने हमारी पार्टी की किसी भी मंत्री के खिलाफ कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा। जजपा के नेता के खिलाफ एलिगेशन लगे। सीधा सीधा बोलिए, किसके खिलाफ? जी, मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा। जो जजपा के एमएलए थे राम कुमार गौतम जी, वह कहते थे डाकिए कलाई जिम गया सारे सौदे को। उनकी पार्टी के लोग कहते थे। हम तो देखिए, हमारे तो गठबंधन था, हम तो जो हमारे साथ रहे, हम तो उनकी आलोचना नहीं करते। लेकिन अगर उन्हीं पार्टी के नेता अगर करेंगे आलोचना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और देश की और प्रदेश की सारी जनता देखती है कि किन लोगों का क्या चरित्र रहा है। वो हमने मजबूरी में गठबंधन किया था। उसके, वो तो एक आदमी की, एक परिवार की पार्टी है। मजबूरी में 4.5 साल तक कैसे कोई रह सकता? ये हमने ये सोचा था कि जनता के ऊपर दोबारा से बोझ ना पड़े। चुनाव जब हुआ था और हमारी 40 सीटें आई थी और इलेक्शन, उसमें सरकार बनाने के लिए 40 सीटों की जरूरत थी, और उन्होंने भी आके हमारे को ऑफर किया और हमने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया और सरकार बना के हमने सरकार चलाने की बात की। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि उस पार्टी के जो वो वन मैन वन परिवार की पार्टी है, उनके जो अजय चौटाला हैं, वो तो राष्ट्रीय प्रधान, एक बेटा जनरल सेक्रेटरी, एक बेटा दूसरी पोस्ट पे चला गया।
और वो हमने सरकार में शामिल नहीं किया। वो लोग जिनको सजा हुई थी, मतलब गहलोत साहब बात तो वही हो गई ना। नहीं, जब अजय सिंह ये कहते हैं तो आपकी बात सही साबित हो रही है। फिर वो कहते हैं बीजेपी सीढ़ी लगाकर पहुंचा देती है, फिर सीढ़ी खींच लेती है। आप मुझे बात पूरी करने का मौका दीजिए। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। हमने एक आदमी भी हमारा कोई जो दागी था या जो सजा आपता था, हमने अपनी पार्टी में सरकार में शामिल नहीं किया। कोई अपनी पार्टी में अलग से रहे, वो तो दूसरी पार्टी है, उसमें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं। लेकिन हमने अगर अपनी सरकार में शामिल नहीं किया, और दूसरे जो लोग हैं, मैं तो ये कहता हूं आज हरियाणा प्रदेश में और देश में मुख्य विपक्षी दल नहीं है। क्योंकि 2 बार 1914 और 1919 उसमें जो चुनाव हुए 2019 में, उनमें तो उनका अपोजिशन लीडर भी नहीं बना था। उनके अपोजिशन लीडर बनने के बराबर सीट भी नहीं आई थी, इसलिए अपोजिशन में तो कोई है नहीं। लेकिन फिर भी 20, 30, 50 सीट जो कांग्रेस की आई थी, मैं ये कहता हूँ, वो कहते 1% वोट आई। आम आदमी पार्टी के भाई खड़े हैं, हरियाणा प्रदेश में 1% भी वोट नहीं मिली थी। लोकदल के मेरे साथी खड़े हैं, 1% भी वोट नहीं मिली थी। इसलिए मैं उनके बारे में चर्चा करके अपना समय नष्ट नहीं करना। किसके बारे में चर्चा करें? कोई है? देखिए, मैं ये कहता हूँ, आज आप फर्क देखिए बीजेपी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास लेके सब लोगों का काम करने का काम करती है। हरियाणा के देश की 140 करोड़ जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कोई नहीं है। अब इसका जवाब लेता हूं। गहलोत साहब, बहुत सारे मुद्दे आपने उठा दिए। भाई गहलोत साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि मजबूरी में जनता की सेवा के लिए जेजेपी का साथ लेना पड़ा था। आप लोगों की क्या मजबूरी? देखिए, पहले तो इस ये जो पवित्र जगह आप खड़े हो, चौधरी छोटू राम की धर्मशाला है, इस भूमि पवित्र को हम नमन करते हैं और सभी दर्शकों को हमारा नमन। और हमारे जो साथी, वरिष्ठ साथी आए हैं भिन्न भिन्न पार्टियों से, इनको भी मजबूरी ये थी हमारी, जो हरियाणा के किसान की हितों की चिंता करते थे दुष्यंत जी, उनके हित सुरक्षित रहे, उनकी फसल का उचित भाव मिले, समय पे फसल बिके, और जो चुनाव में युवा के लिए, महिला के लिए वायदे पूरे करके आए थे, उनको पूरा कराना था। पूर्ण बहुमत ना होते हुए, मात्र गिनती के विधायक होते हुए भी हमने वो अपने मैनिफेस्टो के मुद्दे पूरे करवाए और किसान की फसल समय पे बिकवाई, और उसको 14 फसलों पर देश में सबसे ज्यादा। आपके नेता जहां जा रहे हैं किसान वहीं विरोध कर रहे हैं, पता है ना आपको? अरे वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के, वो किसान कांग्रेस के? अरे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, साबित आगे हो गया, फोटो भी दिखा देंगे हम उनके। कांग्रेसी किसान का चोला ओढ़कर एक ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो लोग, जो किसी का रास्ता रोकना है, गैर कानूनी काम है। और ये जो, लेकिन गहलोत साहब तो कहते हैं गैर कानूनी काम आप लोग ने किया सरकार में। क्या आरोप लगा, क्या आरोप लगा है बताना। मैंने नहीं बोला, राम कुमार गौतम ने। गौतम साहब का उन्होंने कोट किया, गौतम साहब को कोट किया। गौतम साहब तो उनको अपना पद चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे, सबको थोड़ा बनाया जाता है। मंत्री तो जो काबिल होता है उसको बनाया जाता है, वो काबिल थे। काबिल सिर्फ परिवार का ही व्यक्ति होगा, नहीं, परिवार का कौन था? पार्टी का नहीं होगा। आप नहीं हो सकते। अरे पार्टी के 10 आदमियों में से ही बनना था। अनूप धानक को बनाया और देवेंद्र बबली को बनाया, जबकि उनकी माता जी थी, उनको तो कुछ। ये साथ छोड़कर चले क्यों गए? ये साथ, ये चुनाव आ गया, हम चुनाव में इनके साथ थोड़ा थे, हम तो सरकार में साथ थे। युवा के भलाई के लिए, किसान की भलाई के लिए, महिला की के कामों के लिए हम साथ थे। और जो ये इनका, जो अब हमारे हटते ही किसान विरोधी चेहरा बीजेपी का उजागर हो गया, किसान की मंडियां बंद की जा रही हैं। जो चौधरी छोटू राम ने, चौधरी देवीलाल ने मंडियां खोली थी, बीजेपी उनको बंद करने का काम कर रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं एक साथ। अरे वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये आरोप है भाई कि आप लोग मिले हुए हैं, अभी भी कहने को दूर दूर खड़े हैं। अब ये टिकटें बांटेंगे ना, उसमें साबित हो जाएगा कौन मिला हुआ है। हमारा तो लक्ष्य बीजेपी जो सत्ता में उसी से टकराया जाता है, उसको हराना है। और कांग्रेस इनको मदद पहुंचाने के लिए ऐसे डमी उम्मीदवार लेके आएगी, उनसे साबित हो जाएगा। अब ये चले भाई, ये हम जनता से ही समझेंगे। और अच्छी बात इन्होंने कही कि जब कांग्रेस का उम्मीदवार है, उससे साबित होगा कि
कौन डेमी कैंडिडेट उतार रहा है या फिर कौन किसके साथ अभी भी समझौते में है। अब जरा उस पार्टी के पास जाता हूं जिस पार्टी से अलग होकर इनकी नई पार्टी बनी थी। भाई आपने इनको निकाल दिया, इन्होंने नई पार्टी बनाई, फिर इनके साथ मिलकर गहलोत साहब के साथ इन्होंने सरकार भी चलाई, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम लड़ाई अकेले लड़ेंगे। सोनीपत में जेजेपी बीजेपी की लड़ाई तो मैं समझ गया, आपकी लड़ाई क्या है, कहां तक मजबूत है, किन मुद्दों पर मजबूत? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और सभी नेताओं को, यहाँ पर पहुंचे हुए सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले जो गहलोत साहब ने बात कही थी कि सबका विकास, और इस बात के लेकर मैं बात कहना चाहता हूं। आज हरियाणा के अंदर 30 पेपर आउट हुए हैं। 3 बार गहलोत साहब की सरकार ने हरियाणा को जलाने का काम किया है। आज हमारे 850 किसानों ने 850 किसान, जिस घर में से कोई आदमी जाता है उसको दर्द को पता है। 850 किसान इनकी, ये आज बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। आज जाट नॉन जाट को का, हिंदू मुसलमान का, आज तक नू मेवात में हमने अपने प्रदेश में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, इनेलो की सरकार रही, कोई भी सरकार रही, कभी हरियाणा प्रदेश के अंदर जाति पाति का और सांप्रदायिकता दंगा कोई नहीं हुआ था। ये भी करवाने का काम गहलोत साहब की सरकार ने किया है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। इन्हीं की सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्हीं के आंकड़े हैं। आज जब एसडीओ लगते हैं तो गुजरात के हैं हमारे। अगर आप आईएएस का, यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखो गहलोत साहब, सोनीपत के 6-6, 7-7 बच्चे हर साल लगने का काम करते हैं। जब आपकी सरकार, जो हरियाणा सरकार के पद और जो बड़ी बड़ी पोस्टें आती हैं, चाहे वीसी की पोस्ट है, चाहे रजिस्ट्रार की पोस्ट है, तब वो गुजरात वाले झोला उठा के यहाँ पर आ जाते हैं। इन बातों का जनता इस चुनाव में जवाब लेने का काम करेगी। और इनेलो कैसे इस बात को साबित कर रही है कि वो बीजेपी से सीधी टक्कर ले रही है सोनीपत? बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल इकलौती ऐसी पार्टी है, और इकलौते चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पूरे देश के नहीं, वो वाकई इकलौते ही हैं, आपकी पार्टी में इकलौते ही हैं। इकलौते हैं, पर वो 90 से भारी हैं। आज सबसे ज्यादा अगर विधानसभा के अंदर किसान की, मजदूर की, युवा की आवाज उठाते हैं तो अभय चौटाला जी हैं। आज पंचायत में मेंबरी का भी कोई इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने किसानों के लिए विधानसभा का इस्तीफा देकर किसानों के हक में खड़ा होने का काम किया। उन्होंने चाहे तीनों धरनों पर हॉस्पिटल खोलने की बात हो, चाहे उनको कूलर, मेडिसिन, जो भी सुविधा देने की बात हो, किसानों के साथ अगर कोई नेता खड़ा है तो उनका नाम केवल चौधरी अभय सिंह। अब जेजेपी भी खड़ी हो गई है, अब बीजेपी से अलग होकर आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल फ्रंट पे। बिल्कुल जेजेपी खड़ी है। आज इनके नेता जहां पर भी जाते हैं, या तो इनके कार्यकर्ता अपनी झंडी उतार लेते हैं, जो दुष्यंत चौटाला के फोटो लगे हुए थे उनको उतार लिया है। आज गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने 4 साल लूट मचाई बीजेपी के साथ मिलकर, इन्होंने आंखें बंद कर ली। अब इनको पता था कि वोट बांटनी है, किसानों की वोट बांटनी है। इनको कह दिया जाओ आप अलग से चुनाव लड़ो, लोकसभा का चुनाव। मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं ना कि जेजेपी अभी भी बीजेपी से मिली है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये दोनों मिले हुए हैं। इनके फैसले खट्टर और दुष्यंत मिलकर करते हैं। इन्होंने विधानसभा के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव के कैंडिडेट भी इसलिए नहीं उतारे हैं। ये देखेंगे कि इनेलो कौन उम्मीदवार उतारेगी, उसके बाद जो हमारी जवाब उम्मीदवार को उतारेंगे। देखिए, ये तो अब ये टिकटें बटेंगी साबित हो जाएगा। कांग्रेस वाले तो उन्हीं उम्मीदवारों को लाएंगे जो जिनकी जमानत पीछे जब। आप कहते हैं कि बड़े चौटाला साहब बुलाएंगे हम चले जाएंगे, वो कहते हैं गद्दार। नहीं, बिल्कुल नहीं, है तो अपने आप ही कहते हैं। कोई नहीं इनके पास जा रहा, ना कोई इनसे कहने जा रहा। हमारी अलग पार्टी है, परिवार का मामला है इनके, वो अलग है उनका। पार्टियां कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। पार्टी जेजेपी अलग रहेगी, अलग चुनाव लड़ेंगे। ये तो इनकी पार्टी। नाराजगी ज्यादा लग रही है आप लोगों से? नाराजगी इनको, ये समर्थक हैं क्या उनके? ये इनकी पार्टी क्या होंगे? दादा गौतम तो इनको दे दिया आपने। ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस परिस्थिति से गुजर रही है उस पे आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ घेरने की कोशिश है। हरियाणा में सोनीपत में खास तौर से आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? गठबंधन में आप हैं, आपको एक सीट दे दी गई है, लेकिन सोनीपत में आप कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे? उसके बाद मैं कांग्रेस से भी जवाब। अगर थोड़ा सा मैं एक बार पहले कुछ सवाल जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। उन पे बोल लेता हूं। एक 10 साल पहले हमारे भाजपा के सत्ता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने कहा 10 साल जब हमारी सरकार सत्ता में आई और हमने गठबंधन
जो किया 2019 के अंदर, वो इसलिए किया कि ताकि चुनाव दोबारा ना हो और खर्चा दोबारा लगे। तो सरकार तो आज भी चल रही है, इनके हटने के बाद भी चल रही है, लेकिन उस टाइम जो ढकोसला था और एक जो 75 पार का नारा इन्होंने दिया, 40 सीटें जो आई और जो जमुना पार करके और जो इस सत्ता के अंदर आए थे, उन्होंने किसानों की और जो समाज की वोट लेने के उनके जो समाज की वोट लेकर के उनके मंसूबों को जो चकनाचूर करने का काम जो जजपा ने किया, ये दोनों किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, ये किसी की सगी नहीं है। दूसरी बात, हमारे जजपा के साथी प्रवक्ता ने कहा छोटू राम की स्थली पे खड़े हम, उस छोटू राम जी का नाम लिया इन्होंने जो अंग्रेजों के साथ जिस टाइम पे अपने दाम ले रहे थे, उन्होंने कहा था अब 1 रुपया मेरी दांत खिसाई का भी, जो दांत मैंने घिसाए उसका भी बढ़ेगा। जब किसान आंदोलन चला हुआ था, किसान पिट रहे थे, 750 किसानों ने शहादत दी थी, उस टाइम ये कहां थे? उस टाइम छोटू राम नहीं दिखाई दिया इनको। आज ये छोटू राम के नाम पे, आज ये कभी छोटू राम के नाम पे, ये सारे दोनों की दोनों पार्टियां हरियाणा को बर्बाद करने में। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि ये ढकोसला करते हैं, किसी के सगे नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी में ही किसी के सगे नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। देखिए, विपक्षी पार्टियों का काम है हमला करना, लेकिन ये बात सुनने वाला, क्योंकि एक श्रोता भी बहुत जरूरी होता है। भाई आवाज ऐसे नहीं, आप लोग आवाज जाने दें, अपनी बात आप रखिएगा, बोलने दी। इस देश के अंदर सबसे बड़ा घोटालेबाज नरेंद्र मोदी है, जिसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अखबार वाले, मीडिया की सुर्खियां जो बटोरी जा रही है, सबसे बड़ा चोर जो है वो खुद सत्ता के अंदर बैठा हुआ है। एक शराब कारोबारी से 70 करोड़ की घूस लेकर के एक मौखिक बयान के ऊपर हमारे अरविंद के। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। आपने अभी कहा, जिक्र किया कि एक शराब कारोबारी से उन्होंने इतना पैसा लिया। मुझे लगता है कि शराब कारोबारी, शराब घोटाला, इस पर तो आम आदमी पार्टी अभी बोलने की स्थिति में है नहीं। पूरे नेता आपके जेल के अंदर हैं और आप कह रहे हैं शराब कारोबारी, उनसे पैसा लिया, शराब घोटाला। भाई, शराब घोटाले में जमानत नहीं मिल रही है आपके नेताओं को। अतुल जी, आप एक सम्मानित चैनल के सम्मानित पत्रकार हैं, आपको शायद पीएमएलए एक्ट की सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं शराब कारोबारी के उनको जमानत नहीं मिली। पीएमएलए एक्ट क्या कहता है? आपको भी पढ़ना चाहिए। ये तो नहीं, आप बताइए, मैं पढ़ के या तो आप बताइए। ये जो जनता है इसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हु हा करने से काम नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा, हु हा करने से काम नहीं चलता है। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त में जब अरविंद केजरीवाल आकर मंच पर बोलते थे हु हा, तब भी यह सवाल था। बहरहाल ठीक है, आ रहा हूं। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी से मैं जानना चाहता हूं, भाई आपने गठबंधन में इनको साथी बनाया, ये उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर आपसे भी अलग अलग राज्यों में सवाल पूछा जाता है। जब आप हरियाणा से निकलकर पंजाब में जाते हैं, वहां पर क्या स्थिति दिखाई देती है आम आदमी पार्टी की? यहां मोदी के नारे लग रहे हैं, हर पार्टी अपना दावा कर रही है। आप सबसे पहले अपने गठबंधन को एस्टेब्लिश करिए। अतुल जी, सबसे पहले तो इस पवित्र धरती पे दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की धर्मशाला में यहाँ खड़ा होकर दुर्गाष्टमी जी का। अरे किस बात का मुर्दाबाद? मैडम बोलने तो दीजिए पहले, अभी बोली नहीं, मुर्दाबाद कर दिया आपने। दुर्गाष्टमी का जो पवित्र त्योहार है, मैं आपके दर्शकों को, देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों को दुर्गाष्टमी के इस पवित्र और पावन त्योहार पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं बिल्कुल सिलसिलेदार आपके सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहले गहलावत जी ने जो बात रखी, बड़ी शालीनता और सफाई के साथ इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ, एक बड़ी चालाकी से एक एक्सप्लेन किया कि हमने गठबंधन किया था। ये गठबंधन नहीं था, ये एक ठगबंधन था। कैसे? ये लोग, आपको पता है, इन्होंने कहा, आप भी तो उनसे गठबंधन करना चाहते थे। मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कहा हम 75 पार जाएंगे। जब वो 75 पार नहीं गए तो उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ी। बैसाखियां जो है, जननायक जनता पार्टी ने जो बैसाखियां दी, और वो लोग जो बोलते थे कि ये लोग जाएंगे जमुना पार, उन लोगों ने आपस में एक गठबंधन किया और एक भ्रष्टाचार सरकार का, एक ऐसी सरकार का गठन किया
और एक महकमों की बंदरबाट की कि कौन सा महकमा किसको जाएगा और कौन सा महकमा किसको जाएगा, कौन से महकमे से ज्यादा मलाई आएगी, इस तरीके से एक महकमे बांटे गए। और जब बंदरबाट खत्म हो गई तो ये आज नई ड्यूटी पे खड़े हैं। इन लोगों ने एक नई ड्यूटी इनको भेजी हुई है, दुष्यंत जी को अपने घर में 1 घंटे तक बुला के समझाया गया है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट काटनी है। आप देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं इस पवित्र जगह पे खड़ा होकर दावे के साथ ऑथेंटिक कहता हूं, इन लोगों के वो कैंडिडेट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वोटों को काटने का काम करेंगे। इनकी ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है और कुछ भी नहीं है, ये है। इसके अलावा ये लोग जो धर्म के नाम पे ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं। अगर इन लोगों को इतनी चिंता है, 30 लाख हमारे सेंटर में हमारे पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं नौकरी दी? पूछिए, किसी ने हाथ पकड़ा क्या इनका? किसी ने कलम पकड़ी क्या गहलोत साहब आपकी कि भाई आप नौकरी मत दो? क्यों नहीं दी? इतने युवा हैं, इतने बेरोजगार हैं, आप पूछिए कितने बेरोजगार युवा यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं रोजगार देते? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। अब कांग्रेस को रोजगार बीजेपी कैसे दे? आप युवाओं की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की लाइन की बात कर रहा हूं, मैं जो है हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहा हूं। और उसी बिहाफ पे मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, कहां है वो रोजगार? कहीं तो दिखाई दे। मैं ये कहता हूं, हरियाणा में आज बेरोजगारी चरम पे है। क्या आपको पता है हर रोज युवा अपना देश छोड़ने पे मजबूर है, पलायन करने पे मजबूर है, अपनी घर धरती जमीन बेच के और उसको जो है कहीं गिरवी रख के, और विदेशों में कोई बच्चा पढ़ाई के बहाने से वहां जाके, आपको पता है युद्धों के मैदान में इन लोगों ने हमारे बच्चों को। अच्छा, ये सब मुद्दे हैं और मुद्दे उठाने का आपको अधिकार है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं चुनाव में, कोई भी पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है। मेरा सवाल ये है कि आपकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है, सोनीपत में कोई और आपको दिख रहा है कि हाँ गठबंधन से कोई और लड़ने की स्थिति में आ रहा है? वो चाहे इनेलो हो, चाहे जजपा हो, क्योंकि वो तीनों दावा कर रहे हैं। आप दोनों तो साथी हो। हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। किससे? हमारी विचारधारा से लड़ाई है, हमारी विचारधारा से लड़ाई है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी को लेकर है, हमारी लड़ाई जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के है, हमारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है, हालत खराब है, ये गड्ढे के गड्ढे बने पड़े हैं, हमारी लड़ाई उनको लेकर के है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये गठबंधन की जो सरकार थी, इसमें अब जो बीजेपी अकेली बची है, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये जारी। आप एक बात बताइए, मनोहर लाल खट्टर जी ने 9.5 साल राज किया, उनकी क्या काबिलियत थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए? उनकी क्या काबिलियत थी? काबिलियत की बात करेंगे तो फिर राहुल गांधी की क्या काबिलियत है? बीजेपी ये पूछ लेती है। राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास तो खट्टर साहब भी पढ़े लिखे, फर्जी डिग्री के साथ। अब देखिए, एक सेकंड प्लीज। जब भाई एक मिनट प्लीज 1 मिनट, ऐसे नहीं प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं होता है भाई। जब आप डिग्री की बात करते हैं, पहले आपने कहा कि काबिलियत, मैंने कहा कि फिर राहुल गांधी की क्या काबिलियत है, फिर आप आए डिग्री पे। अब जब डिग्री पे आप जाएंगे ना, तो आपको सुब्रमण्यम स्वामी को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वो बताते हैं कि राहुल गांधी की डिग्री कहां से और कब आई थी। इन पर मत जाइए। मेरा सवाल यह है कि गठबंधन में आप हैं, या आप लोगों की दोनों पार्टियों का अपना फैसला है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी लड़ाई गहलावत साहब से है, जजपा से है, इनेलो से, किससे है? उस तपस्वी को जिसने पूरा हिंदुस्तान पैदल नाप दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक आदमी को उसने नजदीक से जाके देखा है। आप कहते हो कि उसको पता नहीं है, उसकी काबिलियत पे शक? मैंने नहीं कहा, आपने कहा। एक ऐसे आदमी के सामने जिसकी हर चीज फर्जी है, हर चीज ढोकलों से भरी हुई है, ढकोसलों के अलावा उनको कुछ आता नहीं, और सिर्फ झूठी बातें करने के, झूठे जुमलेबाजी करने के अलावा और उनके पास कोई बात नहीं है। अगर इतनी ही बात है, इतना दम है, तो क्यों नहीं वो जो है यहाँ रोजगार के नाम पर, यहाँ जो है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के नाम पर कितने पेपर लीक होते हैं? ठीक है, अब जवाब लेता हूँ। गहलोत साहब, भाई बड़े आरोप लगे, और सीधी सी बात अभी जो कही है उन्होंने कि तपस्वी से लड़ाई। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। भाई ये दिलचस्प है किस्सा, यही सियासत होती है और यही किस्सा कुर्सी का है।
गहलोत साहब, शुरुआत में फिर से आपसे कर रहा हूं और क्विक रिएक्शन अब लेंगे धीरे धीरे हम लोग। जो कांग्रेस का ये दावा है, वो कहते हैं कि उनके नेता तपस्वी हैं और आपके यहां ढकोसला है। सोनीपत में लड़ाई मुद्दों की है। सोनीपत में मैं आया हूं दिल्ली से, मेरे सहयोगी राम भी यहां पर मौजूद है। मैं उनसे पूछ रहा था कि इनके मुद्दे यहां पर क्या है, इनके यहां पर दिक्कत क्या है। यहां पर लड़ाई विचारधारा की है, यहां पर लड़ाई तपस्वी होने या ना होने की है, यहां पर लड़ाई मुद्दों की। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, या तो ये 4 इंडी गठबंधन के लोग खड़े हैं, इनका एक आरोप लगे तो मेरे से जवाब लिया करो, और नहीं तो मुझे इनसे 4 गुना समय मिलना। जल्दी जल्दी जी। दूसरी मैं ये बात कहता हूं कि ये मेरे साथी कुछ इधर बैठे हैं, अपने ही है, अपने ही है। सुनो, ये सब अपने आदमी हैं, और जब 17 तारीख को जब कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये सारे लोग इधर आ जाएंगे। यहाँ क्या है, मैं कहना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस, आप कांग्रेस को पार्टी कहते हो, मैं कांग्रेस को पार्टी नहीं मानता। यहाँ तो कुछ परिवारों की पार्टी है। देखिए, आपके सूत्र भी रोज खबरें छापते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। ऊपर तो माँ बेटे की पार्टी है, और यहाँ टिकट की बात आप ले लीजिए। फरीदाबाद से टिकट मांग रहे हैं, महेंद्र प्रताप अपने बेटे की मांग रहा है, और ये गुरुग्राम से अजय यादव अपने बेटे की मांग रहा है, और भिवानी से वो किरण चौधरी अपनी बेटी की मांग रही है, और भूपेंद्र हुड्डा अपनी पत्नी की मांग रहा है, और वीरेंद्र सिंह अपने बेटे की मांग रहा है। अरे यहाँ से वो क्या नाम है उसके, चाणक्य की मांग रहा है, जो शर्मा जी हैं। तो ये पार्टी नहीं है, ये तो अपने परिवार को पालने के, अपने रिश्तेदारों के पालने का एक चोरों का गठबंधन है। ये कोई पार्टी नहीं है। पार्टी सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी ने पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करने का काम किया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, और हमने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। लड़ाई सोनीपत में लड़ाई क्या है? मुद्दों की मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुद्दों की लड़ाई है तो क्या मुद्दे? देखिए, मुद्दों की लड़ाई है। हमने तो बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी देने की बात की, हमने 5 लाख का बीमा सबको देने की बात की, और आज मैनिफेस्टो हमारा जारी हुआ है। 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति है, उसको हम फ्री में इलाज करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ ना भाई भतीजावाद है, ना परिवारवाद है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबके विश्वास में लेकर हमारी पार्टी काम करती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमने 2014 में वादा किया था 370 हटाने का। कांग्रेस के लोग कहते थे कि 370 हट ही नहीं सकती, और दूसरे देशों के लोग आकर के आक्रमण करके चले जाते थे। जवाब लेता हूं, जवाब। भाई देखिए, वो ले आए आपको, कांग्रेस पार्टी को ले आए 370। कांग्रेस पार्टी के पास एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी के पास हर सीट पे 100 के आसपास कैंडिडेट हैं, जिनकी लड़ाई टिकट की लेकर है। इनकी तरह नहीं है, उधार के कैंडिडेट लेके खड़े कर रखे हैं, जहां कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। 40 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन कराते हैं, और उसके बाद टिकट देते हैं। नवीन जिंदल जी, जिन पे कोयला घोटाले का नाम रहा, अगर 370 और राम मंदिर का जवाब कांग्रेस के पास क्या होगा? बीजेपी का सीधा एजेंडा है। वो कहते हैं कि इस मुद्दे पर हम आएंगे, हमने वादा किया था, हमने पूरा किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर और 370 आप भूल के आप इनको बोलिए रोजगार की बात करें। मतलब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को भूलना चाहती है। क्यों भूलना चाहती है? राम हमारे भी हैं, जितने आपके हैं हमारे भी राम हैं। 36 बिरादरी के हैं, सभी धर्मों के हैं, वो सब मानते हैं उनको। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अपने मित्र से, हमारे सीनियर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने कितने रोजगार दिए हैं सोनीपत में? भाई ये बड़ा दिलचस्प है कि एक रोजगार की बात कर रहे हैं और दूसरे राम की बात कर रहे हैं। जब राम की बात होती है तो कहते हैं कि राम हमारे भी हैं। भाई आपके क्या मुद्दे होंगे गठबंधन में? आप, इनके तो रोजगार मुद्दा है, आपका कोई मुद्दा जो इनके साथ आप लेकर उठा रहे हैं? बीजेपी जो है बार बार राम के नाम पे वोट लेती आई है, कभी गाय के नाम पे वोट लेती आई है। इस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो गो मांस, जो बीफ का धंधा करती है कंपनियां, उनसे भी चंदा लिया है। गो की रक्षा के नाम पर धंधा करने वाले लोग चंदा खाते हैं उन्हीं कंपनियों से। अब आ जाओ राम के नाम पे। अब राम जी मोदी जी के सपने में आए, बड़ा ही दिलचस्प है अतुल जी, ये सुनने की बात है। राम जी मोदी जी के सपने में आए,
क्योंकि कर्नाटक में राम जी के भगत हनुमान जी को इन्होंने हथियार बनाया था, लेकिन वहां पे जो हनुमान जी ने अपना गदा चलाया है वो इनको पता है। अब राम जी सपने में आकर के क्या बोलते हैं, अरे भाई मोदी कब तक आप मेरे नाम पे वोट लोगे, कब तक? ये कैसा राम राज्य आप स्थापित करना चाहते हो, जिस राम राज्य की कल्पना मैंने कभी की नहीं थी कि मेरे राम राज्य के अंदर किसानों के पथ के ऊपर कीले गाड़ी जाएंगी क्या? क्या राम राज्य के अंदर महिला पहलवानों को रोड के ऊपर घसीटा जाएगा क्या? क्या राम राज्य के अंदर महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाएगा क्या? क्यों नहीं बोलता ये? अरे इनकी माता बहनें नहीं क्या जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं? मैं इसका जवाब एक महिला से लूंगा। मैडम प्लीज आप जरा खड़े हो जाएं। मेरा सहयोगी राम है। मेरा सवाल बहुत सीधा है। ये राम मंदिर को रोजगार को मुद्दा बनाते हैं, अच्छी बात है, तमाम पार्टियों का अधिकार है। एक महिला होने के नाते सिर्फ बोलिएगा, किसी पार्टी के समर्थक होने के नाते मत बोलिएगा, सिर्फ एक महिला होने के नाते। जब ये कहते हैं कि महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है इस देश में, वो मुद्दा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन बंगाल में संदेश खाली में जब महिलाओं के साथ कुछ होता है तब ये तमाम विपक्षी पार्टियां क्यों खामोश हो जाती हैं? एक महिला होने के नाते इस पे जेन्युइन आपका जवाब चाहिए। क्या कहा आपने? एक सेकंड, क्या बताया? एक घटना मणिपुर की, एक घटना संदेश खाली की। सुना है कौन? भाई साहब प्लीज, एक महिला होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि आप किससे क्या उम्मीद करती हैं, किस पार्टी से, एक महिला होने के नाते? एक महिला होने सोनीपत में, सुनिए, हरियाणा में, देश में। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था पूरे हिंदुस्तान में। ना तो बेटियां इनके एमएलए से बची, ना एमपीओ से बची। इनके एमपी एमएलए बलात्कार है, बलात्कारी। गहलोत साहब जवाब देंगे। रमेश कौशिक ने क्या कर रखा है? मैं ये कहना चाहूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, चाहे पंचायत हो चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो 33% आरक्षण देने का हमने काम किया है। हमारे राज्य में महिला पूरी सुरक्षित है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है और सारी महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी के लोगों को तो आप जानते हो। ठीक बात है। गहलोत साहब का कहना है कि भाई आरोप लग सकते हैं लेकिन महिलाओं के लिए काम हुआ है। जजपा के लिए चुनौती है। यहां पर देखिए बड़े समर्थक लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बाकी पार्टियों के हैं। जजपा का आधार कुछ है सोनीपत? जजपा के लिए अति उत्साहित है आप? बिल्कुल, जजपा युवाओं की पार्टी है, युवाओं में उत्साह तो होता ही है। और जजपा बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कर संकल्प है। और जो अब आपने देख गया होगा, कांग्रेस का पहले तो वोटर बीजेपी में चला गया, फिर कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले गए, 6 तो अब टिकट दिए हैं बीजेपी वालों ने। आप कहां जाएंगे? अरे हमारी तो अगली पार्टी है, राज घोषेंगे, राज जैसे पीछे घोष के दिखाया। ये दूर से भाई ये कह रहे हैं ना जमुना पार, हमने खट्टर को घर पार रखा था, हेलीकॉप्टर भी लेने दिया, दुष्यंत लिए घुमार था। और यदि 5 एमएलए और होते ना बगैर सरकार बना दे हैं। इन कांग्रेस वाला के बस की को इन बीजेपी पे सरकार खोजनी, ये खोज के ले आएगा था, दुष्यंत खोजेगा राज को एक दिन हरियाणा के। ये दो मिले हुए, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, एक किसान की जमीन खाता था एक किसान की मंडी खाता है। इन लोग तो अभी बेचारी समाप्त प्राय पार्टियां समाप्त होती जा रही है। इसका क्या जिसका जन्म में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल जी के से हुआ हो और आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला आज किसी भी गांव में घुसने के लायक नहीं है। आज 4 साल दुष्यंत चौटाला ने जितने भी, चाहे शराब घोटाला हो चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो और चाहे हरियाणा के अंदर आप किसी भी दुष्यंत के महकमे को उठा लो, आज बीजेपी ने इनकी सारों आप आरोप बहुत लगाते हो कि इनेलो का सीधा आरोप है दुष्यंत पे, जेजेपी पे, प्रमाण आज तक आप नहीं दे पाए। देखिए, जब इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार होगी तो चाहे बीजेपी के नेता चाहे जेजेपी के सलाखों के पीछे ले जाने का काम इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी करेगी। और रही बात है, मैं बीजेपी के गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा, इन्होंने कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन रख रखी है जो कोयला घोटाला, भगवा वॉशिंग मशीन बताया तो उन्होंने, जो नवीन जय हिंद, जो नवीन जिंदल जो कोयला चोर था,
मोदी जी हर स्टेज पर नवीन जिंदल के ऊपर आरोप लगाते थे। आरोप भाई साहब, आरोप तो आप लोग भी लगाते थे, आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब के नेता भी लगाते थे। आरोपों का क्या है, लगते रहते हैं राजनीति। आज वो वॉशिंग मशीन में धुल के कोयला चोर कोई नोर हो चुका है। जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी तो हम हर महिला को रसोई गैस का खर्चा चलाने के लिए 1000 रुपए वादा नहीं, हमारे मन से वादा नहीं, वादा अपने चुनावी मन से आप लोग करिएगा, आप लोग का अधिकार है, अपने मन से करिएगा। भाई इसका जवाब लेंगे। देखिए, जो बीजेपी से जो आज इनकी सेटिंग है कांग्रेस की, एक जमीन बेचने वाला और दारू बेचने वाला इकट्ठा हो गए। दारू बेचने वाले केजरीवाल और जमीन बेचने वाली कांग्रेस आज इकट्ठे हैं। और दुष्यंत आप लोग भी इकट्ठे हो जाइए ना। देखिए, पार्टियां हैं, उनकी अलग पार्टी, हमारी अलग पार्टी है। दुष्यंत ही एक ऐसे बेदाग नेता हैं, ना वो किसी ईडी से डरता, कांग्रेस वाले ईडी से डरते हैं। बीजेपी, अब देखना आप, इस साल के अंत तक कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में मिलेंगे आपको। अकेला दुष्यंत ही किसान कमेरे की बात करता है, किसान की सरकार लाएगा जिस दिन। ठीक है भाई, देखिए इनका तो कहना है, आप इन पर आरोप लगाते हैं कि गठबंधन तोड़कर ये समझौता करके पीछे से आए हैं। वो अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस थोड़ी बहुत बची भी है ना, वो भी कुछ दिन के बाद बीजेपी या जेजेपी या इनेलो या आम आदमी पार्टी में चली जाएगी। इतना बड़ा आरोप कांग्रेस पर। सोनीपत में आपके लिए स्थिति ऐसी बन रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप लड़ाई में है ही नहीं, और आप कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल आप ही। ये जमानत जब्त पार्टी है और ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं। इन बचकानी बातों का मैं जवाब दूं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। ये बिल्कुल स्टेटस भाई ये कह रहे हैं जजपा का तो हम जवाब भी नहीं देंगे। ये जमानत जब्त पार्टी है। जमानत जब्त पार्टी जो लोगों में शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची है। इनके नेता जहां भी जाते हैं वहीं इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है। और हर उस गांव में, हर उस जगह पे जहां पे ये वोट मांगने जाते हैं, इनको जो 4.5 साल इन्होंने ठगबंधन किया था उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। जनता जनार्दन के सामने जब भी जाएंगे पाई का हिसाब वोटों के रूप में इनको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी मुद्दों के आधार पर जाएगी, ये तो मैं समझ गया आपकी बात से, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जब आप मुद्दों का जिक्र करते हैं और आप चूंकि हरियाणा में इनके साथ हैं, तो यहां पर बैठे हुए तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जैसा मेरे सहयोगी राम ने बताया, राम, राई में वो पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, जहरीला पानी। बिल्कुल, देखिए राई जो विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर काफी ऐसा एरिया है जहां केमिकल युक्त पानी है। जमीन का पानी जो है काफी खराब हो गया है। हालात ये है कि कैंसर के रोग जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं, और एक गांव तो ऐसा है कि लोग वहां शादी भी नहीं करते, क्योंकि वहां ये पता है कि अगर वहां लड़की को शादी करी तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी वहां का खराब है। ठीक है ना, देखिए राई में पानी की समस्या है, वो तो सोनीपत के आधार पर हमने समझ लिया। लेकिन हरियाणा में, खासतौर से दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है, वहां पर एसवाईएल के पानी की समस्या आज भी है। जब पंजाब में आप एसवाईएल पर जिक्र होता है तो आप कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, और हरियाणा में हित की बात करते हैं। यह भी तो मुद्दा बीजेपी, जेजेपी या इनेलो उठाएगी। सबसे पहले जो राई के अंदर आपने बताया केमिकल, मैंने मुद्दा बताया, ये रियलिटी है। और जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सांसद के रूप में सोनीपत से उतारा है, वो राई का विधायक है। और बहालगढ़ के अंदर जिस प्रकार से उनका विरोध, उनसे पूछा गया कि कैसे क्या कार्य किया, आप 4.5 साल से विधायक है, उस टाइम आपने क्या काम किए, और आज आप सांसद की वोट मांगने के लिए आ गए हैं। तो वहां के लोगों को उस विधायक ने, वर्तमान के विधायक ने, और मतलब कभी ना होने वाले सांसद ने जवाब क्या दिया? उसने जवाब दिया कि आप पंचायत में मत आ करो, आप घर पे रहा करो। ये तो वोटर के साथ ये जवाब तलब करते हैं। अब आ जाते हैं एसवाईएल के मुद्दे पर। एसवाईएल का मुद्दा आज से नहीं है। पर्चा छिपाइए मत लाइए, मैं पढ़ूंगा ना, बोलते पूरी जन्मपत्री निकली आएगी बीजेपी की, पढ़ लो पूरी जन्मपत्री। बोलिए, पढ़ना जरूर लेगी ना तुलसी, अब इसको पूरी जन्मपत्री है बीजेपी की। क्योंकि और एसवाईएल का मुद्दा आज से नहीं है। एसवाईएल का मुद्दा कांग्रेस, बीजेपी, आपके रहते क्या हल निकलेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे पता है कांग्रेस के रहते, बीजेपी के रहते, इनेलो के रहते, शिरोमणि अकाली दल के रहते, आपकी बारी। अतुल जी बात को पूरी रखने दीजिए। बोलिए। निष्पक्ष पत्रकार हैं मेरे हिसाब से, और बात पूरी रखने दीजिए। सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार रह ली, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार। अभी सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार रह ली, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी,
और है, और पंजाब के अंदर भी बीजेपी सरकार थी, हल नहीं निकला इन लोगों से। सुप्रीम कोर्ट ने उस नरेंद्र मोदी को, जो एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, उसको डायरेक्शन दी थी कि आप इसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाइए और इसका हल निकालिए। और 2019 के चुनाव में जब रेवाड़ी में वो प्रधानमंत्री अपनी सभा के अंदर बोल रहे थे 75,000 लीटर पानी हमारा बह करके और पाकिस्तान जा रहा है, वो आज तक क्यों नहीं रोका? ये बीजेपी वाले बात करेंगे एसवाईएल के मुद्दे पर। भाई पानी की दो समस्याएं हैं। एक तो एसवाईएल का पानी हरियाणा के हिसाब से, दूसरा उनका एक बड़ा आरोप है और ये हकीकत भी है कि यहाँ राई में कैंसर एक बड़ी समस्या हो गई है। बेटियों के शादी वहां पर लोग नहीं करते हैं। उन तमाम गांवों की स्थिति खराब है। ये जिम्मेदारी तो मुझे लगता है आपकी थी, वो तो दोनों जिम्मेदारी आपकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एसवाईएल भी आपकी जिम्मेदारी है और राई में पानी की समस्या है वो भी जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एसवाईएल के ऊपर। क्या कहा केजरीवाल ने कि हम एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे, और पंजाब में इनकी सरकार है। पूरी कैबिनेट ने फैसला करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। और वो केजरीवाल है, वो केजरीवाल क्या जिसने अपने सगों को ठगाना हो। चाहे अन्ना हजारे की बात आई हो, और अभी मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। अभी इनके एक मंत्री राजकुमार ने इस्तीफा दिया है। उसने कहा कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, और ये तो आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। ये इनके आदमी कह रहे हैं। और ऐसे आदमी जिनका अपना घर शीशे का हो, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस का नेतृत्व हो, ना तो सोनिया और राहुल के खिलाफ हमने केस नहीं किए। जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब उनके खिलाफ केस हुए थे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज चोरों का गठबंधन, जिसका नाम मिठिया गठबंधन है, वो चोरों का गठबंधन बन गया। और जब मोदी जी आएंगे शहर की तरह, ये बकरियों की तरह भाग जाएंगे। भाई अब आप लोगों के बीच में ही मैं आ रहा हूं। आप लोग अगर किसी पार्टी के समर्थक हैं, किसी नेता के समर्थक हैं, तो भी अपनी बात को रखिएगा सोनीपत के मुद्दों के आधार पर। राम, एक एक करके महिलाओं से शुरू करिए, और छोटे सवाल होंगे। किससे सवाल है वो बता दीजिएगा मुझे। सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं जो आज तक निदान नहीं हुई है? बीजेपी के 10 साल की सरकार रही, क्या देखते हैं? बताएं राम। सबसे महंगाई से परेशान है, सारी महिलाएं महंगाई से परेशान है। मैडम किससे सवाल है आपका? बीजेपी से? बीजेपी से। पूछिए। बीजेपी से सवाल है। सिलेंडर के रेट, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर के रेट बताओ, सिलेंडर के रेट बताओ। यहाँ पर भी महिलाएं हैं, जरा मैं इनसे जानना चाहता हूँ। हाँ बताएं। उज्ज्वला योजना सबके पास सिलेंडर आ गए, सर, कांग्रेस के लिए सर मुझे सवाल पूछना है कि महंगाई मुद्दा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, बैठ जा, बैठ जा। बड़ी, लेकिन हमारे देश में नहीं बढ़ी। आ रहा हूँ। आज पाकिस्तान में आप जाकर देख लीजिए, आज बांग्लादेश में जाकर देख लीजिए, 200 रुपए 300 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 200-300 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। और आज सुदृढ़ नेतृत्व की जरूरत है। आज हमारे चारों सीमाओं पर पाकिस्तान और दूसरे लोग बैठे हैं। सुदृढ़ नेतृत्व चाहिए। मैं कहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी। भाई देखिए, महंगाई का मुद्दा उठा, वो चले गए पाकिस्तान पे और बताया कि वहां की महंगाई क्या है। पाकिस्तान का बड़ा एक दिलचस्प वाकया बताता हूं। पाकिस्तान में गधों का मांस भी 700 रुपए किलो या उसके ऊपर बिक रहा है। बड़ी बिक्री हो रही है। महंगाई, पाकिस्तान, ये मुद्दे हो जाएंगे। राई, सोनीपत, यहाँ की समस्या, ये मुद्दे नहीं होंगे, ये तय है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको भी तो मिला है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, इन लोगों ने जो है ये एक भ्रष्टाचार किया है, और उसके जनक नरेंद्र मोदी जी खुद है। इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको भी मिला है, आपकी पार्टी को भी मिला है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो बीजेपी को ये क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? ये कह रहे थे हम विदेश से काला धन ले आएंगे, हम स्विस बैंक से सबकी लिस्ट ले आएंगे। क्यों नहीं एक्सप्लेन करते सारी लिस्ट को? किसको क्या मिला है, किससे कहां से मिला है, कितना मिला है, क्यों नहीं करते? और अतुल जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, राष्ट्रीय चैनल पे बैठते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल पाक साफ बात करें और अच्छी बात करें।
एक सिर्फ महंगाई मुद्दा नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए। मैं बता रहा हूं आपको, महंगाई के अलावा भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। महंगाई के अलावा जो है एक डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है। बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दों का जवाब जनता जनार्दन जब ये लोग वोट मांगने आएंगे ना तो इनको देना पड़ेगा। और अभी से पहले ये लोग हार मान चुके हैं। आप देखिए, जो इनके पार्लियामेंट का जो कैंडिडेट है, जब भी उसके प्रोग्राम जाते हैं तो 10-10, 15-15 आदमी बैठे हुए मिलते हैं उनके सामने। बाकी वो एक लोगों का एक हुजूम अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अब एक सवाल राम एक सवाल और आप लीजिए सोनीपत के मुद्दों के आधार पर प्लीज। हाँ, इन्हीं से लीजिए आप हाँ। कांग्रेस झूठ बोलने में बहुत बड़ी माहिर है, ठीक है जी। कोल ब्लॉक इन्होंने बेचा, स्पेक्ट्रम इन्होंने बेचा, नदी नाले इन्होंने बेच दिए, देश के हर जगह भ्रष्टाचार किया। इनके मंत्री जेल में, ठीक है, सब कुछ बेच दिया, सब चीज में भ्रष्टाचार किया। यूपीए 2 और यूपीए 1 ने आज ये रामराज ला देंगे। और ये कहते हैं एक लास्ट है, ये कहते हैं राम हमारे भी हैं। राम काल्पनिक है, ये किसने कहा? ठीक है भाई, जवाब लेता हूं, इसका जवाब लेता हूं। संदीप सिंह जेल में क्यों नहीं है? संदीप सिंह आज भी जेल में क्यों नहीं है? जिसपे एक हमारी हरियाणा की बेटी ने सबूत के साथ जिसने ये बताया कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, क्यों नहीं है वो जेल में? क्यों नहीं है? क्या आप मुझे बताएंगे? अगर उसकी जगह हमारी बहन बेटी हमारे शहर की होती, आप तब भी यही बात कहते? हमारे शहर की अगर बहन बेटी होती, आपका जब भी यही बात होती? हमारे जो बहन बेटियों के साथ जो मणिपुर की गारंटी जो ये बात करते हैं, मणिपुर की बहन बेटियों के साथ जो आप मणिपुर की बात करते हैं, बंगाल की क्यों नहीं करते? बेटियां तो वहां पर भी हैं। सारी बेटियों की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की बात करते हैं। ठीक है भाई, अब एक बार फिर से मैं लौटता हूं सोनीपत पे। जब मैं जाता हूं बीजेपी के पास तो वो भी पाकिस्तान ले जाते हैं, ये भी लेकर आते हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि सोनीपत से मुझे लगता है कि नहीं कनेक्टेड है। क्या है? अरे चाचा बैठ जा, एक बार इनको थोड़े सुन भी लो भाई, कोई बात नहीं, श्रोता भी होना चाहिए। खाली रुक के मारने तक काम ना चलिया करता, वोट रुक के मारने से नहीं आएगी, मुद्दों से आएगी। बताइए, मुद्दे बताइए। देखिए, पहले तो एक बार हमारे गहलावत जी ने भी और एक साथी ने और भ्रष्टाचार की बात की, जो कि बीजेपी के साथी है। मोदी की बात भाई सुन लो, मोदी की बात करूंगा। मोदी जी कहते हैं स्टेज पे खड़े होकर के 2014 से कहते हुए, भाई और बहनों, चुप हो गए ना, ऐसा शब्द है, हो गया ना चुप सभी। भाई और बहनों, एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ पकड़ के जेल में डालूंगा। लेकिन उसका हुआ क्या? उनका जो मेन नारा था वो ये था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक एक भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करूंगा। ऐसे खत्म करेंगे ये। अच्छा, लोकपाल पर आप क्या कहेंगे? लोकपाल को मुद्दा उठाकर आपके नेता बने थे, राजनीति करने आए थे, पहले कसम खाई थी कि राजनीति नहीं करूंगा। लोकपाल पर आप क्या कहें? लोकपाल बिल लागू होना चाहिए, वो लागू होगा। कब? जब उसका सही समय होगा वो लागू होगा। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट जिनको ये उनके, चलिए मैं समझ गया, आपके पास लोकपाल पर फिलहाल जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं लागू होगा। आ गया, बिल्कुल लागू होगा। कब लागू? कब? वो तो कब? जो आई जवाब नहीं है। अब मैं फिर से आता हूं, सोनीपत में हम जब मौजूद है तो कुछ मुद्दे हमने उठाए, कुछ बहुत अति उत्साहित लोग अलग अलग पार्टियों के समर्थक होंगे, लेकिन मैं इनको जनता मानता हूं, मैं इनको सोनीपत के लोग मानता हूं। सोनीपत में जब आप आखिरी समय होगा कि अब मुझे वोट देना है, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उस वक्त मिजाज समझ रहा है कि जनता का मिजाज क्या है और क्यों है। राष्ट्रवाद पर है, महंगाई पर है, रोजगार पर है, पानी की समस्या पर है, सड़क पर है, या व्यक्तिगत विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है, क्या है? देखिए, जो सोनीपत के स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे हम आज बात करें मेट्रो की, इनके नेता जब भी रैली करते थे वो कहते थे हम मेट्रो लेकर आएंगे, परंतु आज तक मेट्रो के लिए या रैपिड रेल के लिए एक भी काम बीजेपी सरकार ने करने का काम नहीं किया है। आज भी अगर सोनीपत तरक्की कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो राजधानी के नजदीक है, एनसीआर में है, यहाँ के लोग मेहनती हैं। परंतु अगर हम सरकार की बात करें,
आप आज रोड और बिदरान वाला रोड देख लो, 10 साल में इनसे उस रोड की दशा सुधरने का काम बीजेपी सरकार से नहीं हुई है। ये हमारे भाई हैं जो युवा हैं। आज भाई एक बात बताइए, मुझे समझ में आ गया कि कांग्रेस से नहीं हुआ, बीजेपी से नहीं हुआ, जेजेपी से भी नहीं हुआ, 20 साल से तो आपसे भी नहीं हो रहा है ना, आप सरकार में आ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, सरकार में लाना तो जनता का काम है कि कब लाएगी जनता, यही मैं जानने आया हूं। अब की बार जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा की सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है। आप चाहे कुरुक्षेत्र में बात कर लो, सिरसा में बात कर लो, हिसार में बात कर लो, तीनों सीटों पर अगर सबसे ज्यादा अगर मजबूत पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है। आप अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं या विधानसभा की? अभय सिंह चौटाला क्या बनेंगे लोकसभा अगर हो जाता है, जीत जाता? देखिए, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा के अंदर थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज को उठाने का काम किया। जब लोकसभा के अंदर जाएंगे, चौधरी देवीलाल जी का खून है, वहां पर भी पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। इनकी तरह जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, इनकी तरह ये काम नहीं करेंगे। अगर इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी ने ही काम किए हैं, चाहे गरीब कन्याओं के लिए कन्यादान की स्कीम थी, चाहे हरिजनों के लिए चौपाल बनाने की काम थी, चाहे युवाओं के लिए बस पास बनाने की काम थी, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की काम थी, ये सिर्फ जय श्री राम करेंगे। अगर हम रोजगार जय श्री राम से आपको दिक्कत है? नहीं, हम मोदी के आने से पहले, जब मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, हम जब भी जय श्री राम जी को मानते थे। ये तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर जय श्री राम को मानते हैं। हमारे दिल के अंदर जय श्री राम है। ये जिस प्रकार महिलाओं का अत्याचार करते हैं, जिस प्रकार नौकरियों को बेचते हैं, आज श्री राम। अब इसका जवाब लेता हूं। भाई, इन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। लोकसभा में अभय सिंह चौटाला अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, विधानसभा आएगी, फिर उसके बाद अभय सिंह चौटाला क्या करेंगे, मतलब इनेलो अगर इतना कुछ करेगी तो फिर गद्दारों का क्या करेगी? देखिए, गद्दार तो ये सब दिन का जो है, इनको अपने जबान संभाल के बोलना चाहिए। ठीक है, गलत बोलते हैं लोग। 4.5 साल में कोई एक भी बताए दुष्यंत ने क्या गलत काम किया है? किसी की जमीन खोसी है, कोई आदमी मरवाया है? ये जमीन खोसते थे, आदमी ये मरवाते थे। दुष्यंत ने कोई गलत काम नहीं किया। आज मौका आपस में ना उलझने का है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सभी साथी, सभी विपक्ष के साथियों को इकट्ठा होकर बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहिए। और चलिए, ये हाँ, मैं बताऊंगा, ये कांग्रेस के भाई बैठे हैं, हम इनको कहते हैं, अगर बीजेपी को सच्चे मन से हराना चाहते हो, हुड्डा साहब को ले आओ यहाँ से, हम भी साथ देंगे थारा, ले आओ, हम भी साथ देंगे। पर ये फिक्सिंग हो रही है, इसे डम्मी ले आओगे। बीजेपी का तो ये जिता रहे कांग्रेस वाले, बीजेपी का तो कांग्रेस जिता रही है। अकेले हम सच्चे दिल से बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे कुछ चैनलों ने भी और कुछ अखबार वालों ने भी एक गलतफहमी चला रखी है कि रोहतक सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, 3 बार लोकदल के सांसद बने, 1 बार आजाद बना। कांग्रेस के सिर्फ 2.5 MP बने, एक धर्मपाल सिंह मलिक और एक चौधरी रिजिक राम। जब भूपेंद्र हुड्डा को कोई नहीं पूछता था, और एक बार भूपेंद्र हुड्डा आया था, उसकी जमानत जब्त कराई थी, और फिर आ जाओ मैदान में चैलेंज करते हैं। भाई, कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी जेजेपी ने डाल दिया है कि अगर कांग्रेस वाकई बीजेपी को हराना चाहती है तो साथ। आंगनवाड़ी इन्होंने पीटे, आंगनवाड़ी के वर्कर इन्होंने पीटे, क्लर्क इन्होंने पीटे, मनरेगा के मजदूर इन्होंने पीटे, पटवारी इन्होंने पीटे, सरपंच इन्होंने पीटे। अरे आप बीजेपी को पीटने के लिए उनके साथ आओ ना, मैदान में पीटो, चुनाव में पीटो। अरे भैया सुन लो, मैं अपने भाई का भूपेंद्र की बात का जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने क्या गलत काम किया। एक अच्छा काम तो बता दो, हरियाणा में एक वर्ग बता दो जो इन्होंने नहीं पीटा हो। उस समय सत्ता के नशे में चूर, 7वें आसमान पे घमंडी सरकार का इस चुनाव में जो है मलिया मेट करने का, ये जनता जनार्दन है ना, सब इंतजार में बैठी है। और जननायक जनता पार्टी, ये देखिए आप, ये देखिए
ये इंतजार में बैठी है इनके अच्छे कामों का जवाब देने के लिए। एक भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने। ठीक है भाई, देखिए भाई, ये जब जनता के बीच में आप जाते हैं तब आपको हकीकत पता चलती है। यहाँ पर समर्थक भी हो सकते हैं, यहाँ पर जनता भी है। उन जनता के लोगों के बीच में जब आप पहुंचते हैं तब पता चलता है कि असल में हकीकत क्या है। सोनीपत में राष्ट्र भी मुद्दा है, सोनीपत में राम मंदिर भी मुद्दा है, सोनीपत में राई में पानी की समस्या भी मुद्दा है। मैं अब जनता पर छोड़ता हूं, जब चुनाव होगा उस वक्त जनता अपनी वोट की ताकत से अपने मुद्दों के आधार पर जब वोट करेगी तो उसके बाद फैसला होगा कि असल में समस्या क्या थी और किस्सा कुर्सी की हकीकत क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।